नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं नरेंद्र। आज हम बात कर रहे हैं पत्रकारों की। चलती चक्की प्रेस की पिसता है इंसान। इस पूरी खास पेशकश में आज हम आपको बता रहे हैं पूरे देश में कोरोना कहर बरपा रहा है। आए दिन इस बीमारी के चंगुल में फंसे लोगों की जान जा रही है। आम लोगों के साथ वो तमाम लोग भी जान खो रहे हैं जो कोरोना की रोकथाम में लगे हैं। इनमें डॉक्टर, पैरामेडिकल स्टाफ, सफाई कर्मी के साथ वो पत्रकार भी शामिल हैं जो अपनी जान जोखिम में डालकर सच्चाई दिखा रहे हैं। लेकिन इन पत्रकारों की जान को कीमत क्या है? चिकित्सा, पैरामेडिकल के सदस्यों, पुलिस अधिकारी, कर्मचारियों की भांति मीडिया कर्मी भी इन दिनों अपने उत्तरदायित्व का निर्वाह कर रहे हैं। समर्पण की भावना के साथ दिन रात एक कर रहे हैं। इन्हें ना तो जानलेवा कोरोना वायरस से संक्रमित होने का डर है और ना ही उन्हें किसी भी तरह की धमकी की परवाह है। दबाव से विचलित होते हुए भी अपने पाठकों एवं दर्शकों तक स्थिति की नवीनतम जानकारी पहुंचाने का जुनून इन्हें अपने मार्ग से कभी विचलित नहीं होने देता। समाज के अन्य वर्गों की भांति मीडिया भी सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है और कोरोना संक्रमण से उपजे हालातों को नियंत्रण करने में भी अपनी उपयोगिता प्रमाणित कर चुका है। ऐसे में मीडिया की भी सरकार से अपेक्षा हो रही है कि वह अपने कार्य संपादन की तरह आने वाली कठिनाइयों को दूर करने में तत्परता दिखाए। लेकिन मध्य प्रदेश में ऐसा तो कतई नहीं है। यहां सरकार पत्रकारों को कोरोना वॉरियर्स ही नहीं मान रही। कोरोना संक्रमण की जांच और इलाज की अलग से सुविधा तक नहीं मिल रही। अगर कहीं इनके साथ कोई अनहोनी हो जाए तो घर परिवार का क्या होगा, इसका भी कोई सोचने वाला नहीं है। कोरोना संक्रमण से सुरक्षा के लिए उन्हें पीपीई किट उपलब्ध कराने, 50 लाख रुपए का बीमा कराने जैसी कई मांगे हैं जो आज तक अनसुनी है। आखिर क्यों सरकार पत्रकारों को नहीं मान रही है कोरोना वॉरियर्स? क्यों किसी को नहीं उनकी जान की परवाह है? इन्हीं मसलों पर हम पूरी बातचीत करेंगे आज। पत्रकारों को कोरोना वॉरियर्स मानने से इनकार करने में सरकार को ऐतराज क्यों है? जान जोखिम में डालकर निभा रहे अपने कर्तव्यों को पालन करने वाले पत्रकारों को कोरोना वॉरियर्स मानने से क्या परहेज है सरकार को? कई पत्रकारों ने कोरोना काल में अपनी जान खोई है। लोकतंत्र के चौथे स्तंभ की अनदेखी क्यों हो रही है आखिरकार? इन सब बातों को लेकर आज हम एक चर्चा करेंगे और एक सार्थक चर्चा करेंगे, क्योंकि जिस तरीके से पत्रकार घूमते हैं, इन पूरे पत्रकारों की बात करते हुए मुझे एक गाना याद आता है जिसको हम कह सकते हैं, दिल की बात सुने हर कोई, दिल के दर्द न जाने कौन, आवाजों के बाजारों में खामोशी पहचाने कौन। हकीकत बात यही है कि वो पत्रकार जो दिन रात, चाहे राजनेता हो, चाहे लोगों की बात करनी हो, या फिर कहीं पे कुछ ऐसा घोटाला होता है या फिर कहीं पर कुछ बड़ी घटना होती है, तो सबसे पहले पत्रकार वहां पहुंचता है। एक सेना का जवान जिस तरीके से अपने कर्तव्य का पालन करता है, उसी तरह से पत्रकार भी हर परिस्थितियों में डटकर सामना करता है। चाहे वो युद्ध की स्थिति हो, चाहे वो कर्फ्यू हो, चाहे वो कहना चाहिए गृह युद्ध जैसे हालात हो, पत्रकारों ने कभी भी अपने दायित्व से समझौता नहीं किया है। लेकिन लगातार जिस तरीके से पत्रकारों की उपेक्षा हो रही है, उसमें अपने आप में एक बड़ा विषय है जिसके लिए आज हम बात कर रहे हैं। इसमें सबसे पहले हमारे साथ कृष्ण मोहन झा, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष IFWJ से जुड़े हुए हैं। झा साहब, बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। जहां साहब, जिस तरीके से माना जा रहा है कि अभी जैसे इस कोरोना काल की बात की जाए, कोरोना वॉरियर्स तक नहीं माना गया पत्रकारों को। कई पत्रकार हैं जो काल के गाल में समा गए, अपनी ड्यूटी का निर्वहन करते हुए, खबरें लोगों तक पहुंचाते हुए। कहना चाहिए ऐसे कोरोना काल में जहां पर लोग बाहर निकलने से हिचक रहे थे, पत्रकारों ने अपने फर्ज का कहना चाहिए पूरी तरीके से निर्वहन किया है। और आज कई ऐसे पत्रकार हैं जो इस कोरोना काल में अब नहीं रहे हैं, हमारे साथ ही वो जो अपने कर्तव्य का निर्वहन करते हुए नहीं रहे। फिर भी सरकारें इतनी उपेक्षा क्यों कर रही हैं पत्रकारों की? देखिए, बहुत अच्छी बात नरेंद्र जी आपकी की है। सर्वप्रथम जी, हम दुनिया की आवाज उठाते हैं, हर चीज को सामने रखते हैं, लेकिन हमारी जो समस्या है इस पे कल को ध्यान दीजिएगा। बिल्कुल। आप देखिए कि जिधर से जान जोखिम में डाल करके और जो पत्रकार भाई हैं लगातार काम कर की भूमिका रहती है, उसी तरह पत्रकार की भूमिका है। झा साहब, आपको आवाज आ रही है क्या? आपके पास आवाज पहुंच रही है हमारी? जी जी, आवाज आपकी पूरी। जी जी जी, बोलिए अब। तो जिस ढंग से आप देखते हैं कि सैनिकों की भूमिका है, जो लड़ रहे हैं, लगे हुए हैं, अपनी जान जोखिम में डाल करके लोगों की रक्षा कर रहे हैं जी। उसी ढंग से आप देखिए कि हमारे जो पत्रकार साथी हैं
आज अपनी जान जोखिम में डाल करके ऐसी खबरें लेकर के आते हैं जी जिसको बड़े बड़े माफियाओं से कुछ चुनौती रहती है। जी इसके अलावा अभी वर्तमान परिस्थिति में बात करें, जो महामारी का जो दौर चल रहा है, आज हम जो दिखा रहे हैं समाज को, आज हमारे कैमरामैन हैं, हमारे रिपोर्टर हैं, वो मोर्चा संभाले हुए हैं, उतनी बड़ी गेम कर रहे हैं जिस ढंग से स्वास्थ्य कर्मी, पुलिस कर्मी जिस ढंग से काम कर रहे हैं, उसी ढंग से हमारे पत्रकार साथी काम कर रहे हैं। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि सरकारें, चाहे वो मध्य प्रदेश की हो, चाहे अन्य राज्यों की हो, और केंद्र की भी सरकार, तो वो पत्रकारों के हित में कोई विशेष काम नहीं कर रही। यदि आज पत्रकार के साथ कुछ हो जाता है। झा साहब, एक मिनट में आपको रोकना चाहूंगा, हमारे साथ परमानंद पांडे भी जुड़ गए हैं। परमानंद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है पांडे जी स्वदेश न्यूज में। पांडे जी, लगातार बात हो रही है, कृष्ण मोहन झा साहब भी बता रहे हैं अभी जिस तरीके से कोरोना वॉरियर्स की बात की जा रही है कि पत्रकारों को कोरोना वॉरियर्स क्यों नहीं माना जा रहा है। कई बार हमारे कई पत्रकार साथी इस कोरोना काल में अब नहीं रहे हैं हमारे साथ जो जुड़े हुए थे। आपने एक लंबी लड़ाई लड़ी है पत्रकारों के हितों की, क्या मानते हैं आपकी पत्रकारों की अवहेलना क्यों हो रही है सरकारों में? अब ये अवहेलना क्यों हो रही है इसका कारण तो हम नहीं बता पाएंगे बहुत, लेकिन एक कारण मुझे साफ तौर पर दिखाई देता है कि पत्रकार पूरी तरह से संगठित नहीं। अगर संगठित होकर के इस चीज को उठाएं तो कोई भी सरकार हमारी अवहेलना नहीं कर सकती है, जो हम अपनी कमजोरी के बारे में बता रहे हैं। और सरकारों को खुद सोचना चाहिए, जैसे कि आपने अपनी प्रस्तावना में ही कहा था कि तमाम पत्रकार जो है काल के गाल में समा गए। और सरकार को इस तरफ भी सोचना चाहिए था, जैसे कृष्ण मोहन झा ने अभी इसी बात को आगे बढ़ाया कि जैसे सेना लड़ाई लड़ रही हो, जैसे पुलिस के लोग लड़ाई लड़ रहे हो, जैसे अस्पतालों में डॉक्टर और नर्स जूझ रहे हैं इस बीमारी से, वैसे ही पत्रकार लोग भी इस कोरोना काल में जगह जगह जाकर के अच्छी से अच्छी खबरें ले आ रहे हैं। और उनको तमाम लोगों का सामना पड़ता है, गुंडा से, माफिया से, सरकारी कर्मचारियों से, अधिकारियों से, तमाम लोगों से उनका सामना करना पड़ता है। और उसमें तमाम पत्रकार जो है कोरोना से ग्रसित हो जा रहे हैं। इसलिए सरकार अगर इस पर ध्यान नहीं दे रही है और समाज भी इस चीज पर नहीं उठा रहा है तो हम समाज को भी क्या कहें और सरकार को क्या कहें। लेकिन कहते हैं कि शक्ति में ही आपको पूरा कराने की क्षमता होती है, अपनी मांगों को पूरा कराने की, और पत्रकारों को इस बात के लिए संगठित होना पड़ेगा। हम लोग इसका प्रयास कर रहे हैं। अभी कृष्ण मोहन झा जी ने भी एक पत्र लिखा है और हम अभी प्रधानमंत्री को और जावड़ेकर जी को इस चीज से सूचित कर रहे हैं। पूरी सूची हम तैयार कर रहे हैं कि इतने इतने पत्रकार इस कोरोना काल में नहीं रहे, और उनके परिवार के लोगों को, तमाम ऐसे पत्रकार, मुझे जानकारी में ऐसा है कि छोटे छोटे बच्चे छोड़ के चले गए हैं, उनकी पढ़ाई लिखाई कैसे होगी, उनकी बच्चियों की शादी कैसे होगी, और उनका और जीवन यापन कैसे होगा, उनकी पत्नियों के बारे में क्या सोच रहे हैं, ये इसके लेकर के हम लोग एक पत्र लिख रहे हैं और लड़ाई करेंगे। क्योंकि हम तो धरना और प्रदर्शन में विश्वास करते हैं, लेकिन ऐसी स्थिति आ चुकी है कि व्यापक स्तर पर धरना और प्रदर्शन भी नहीं होता। कृष्ण मोहन झा जी लगातार जुड़े हुए हैं। कृष्ण मोहन झा जी, एक और सवाल है आपसे, जो कि लगातार हमने बात कर रहे हैं कि पत्रकारों की, कई ऐसे पत्रकार हैं जो काल के गाल में समा गए हैं, और एक और कई चीजें हैं। जैसे कि एक बड़ी बात मुझे जो समझ में आती है कि अभी कई ऐसे आदेश निकाले गए कोरोना काल में, और कोरोना काल के पहले की भी अगर बात की जाए कि अधिमान्य पत्रकारों की बात की जाती है कि अधिमान्य पत्रकार जो होते हैं, लेकिन संस्थानों में सभी को अधिमान्यता तो नहीं दी जाती है, जैसे कि सरकार के नियम है। कई पत्रकार ऐसे होते हैं जो संस्थानों में काम करते हैं, उसमें कहें एडिटोरियल स्टाफ होता है, या फिर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की बात करें तो उसमें भी जो बैक ऑफिस में स्टाफ होता है, उनके लिए क्या सुविधाएं हैं? जैसे आप लगातार बात कर रहे हैं, आपने भी कई पत्र लिखे हैं मुख्यमंत्रियों को, लेकिन उसके बाद ये जो व्यवस्थाएं हैं ये कैसे सुधरेंगी? नरेंद्र जी, बहुत अच्छी बात आपने कही है। परमानंद पांडे जी हमारे साथ हैं। 2008 में हम लोगों ने यहाँ बहुत बड़ा सम्मेलन किया था, और उसी समय हमने पत्रकारों के बीमा की बात की थी और पत्रकारों के पेंशन की बात की। और उस समय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने, यानी देश में पहला राज्य था जब उन्होंने बीमा की घोषणा की थी और पत्रकारों को श्रद्धा निधि, यानी जो उन्होंने पेंशन की बात कही थी, उसको श्रद्धा निधि देने की बात की थी, और हमने उसको देश भर में बहुत स्वागत किया था। लेकिन ये जो श्रद्धा निधि और जो बीमा था केवल अधिमान्य पत्रकारों तक था। लेकिन हमने लड़ाई लड़ी, लगातार प्रयास किया, माननीय पांडे जी ने वहां से पत्र भेजा, हम लोगों ने यहाँ से प्रयास किया, तो ये हुआ कि जो गैर अधिमान्य पत्रकार हैं उनको भी बीमित किया जाने लगा, उनको भी स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ मिलने लगा, एक्सीडेंटल दुर्घटनाओं में जो है उनको लाभ मिलने की बात आई। तो कहीं ना कहीं सरकार
खासतौर से मध्य प्रदेश की सरकार जो है वो एक आइडियल थी पत्रकार कल्याण के मामले में जी। लेकिन तब से फिर से अब लौट करके आए हैं तो इनसे कई बार कहा जा चुका है सब पत्रकारों को जो भी है फ्रंट लाइन वर्कर मानते हुए उनको कम से कम 50 लाख की गारंटी दी जाए। मान लीजिए पत्रकार मर जाता है, अभी हम देख रहे हैं करीब 100 से ऊपर पत्रकार खत्म हो चुके हैं। तो ऐसे समय में शिवराज जी बहुत संवेदनशील रहती हैं। मेरे को लगता है कि हम सबके सामूहिक प्रयास से वो इस बात को स्वीकार करेंगी और जैसे राजस्थान सरकार ने एक आदर्श प्रस्तुत किया है, वहाँ के पत्रकारों को 50 लाख की सुरक्षा दी है, तो ऐसी ही कुछ व्यवस्था यहाँ की है जी। एक और बात है परमानंद जी, पांडे जी आपसे लगातार पूछ रहा हूँ कि आपने एक लंबी लड़ाई लड़ी है। मजीठिया पत्रकार की जो बात की जाती है अखबारों में, कई बार कोरोना काल में भी देखा गया है कई पत्रकारों को अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ा है। कभी भी मन होता है किसी भी पत्रकार को बिना कारण के बाहर कर दिया जाता है। इन सब चीज़ों के लिए पत्रकार संगठन क्या कर रहे हैं अभी? देखिए, ये तो आप जो कह रहे हैं कि केवल आप लड़ाई केवल प्रिंट मीडियम की नहीं रह गई जी। सरकार ने भी इस चीज में संशोधन कर दिया है कि अब वेब पोर्टल में काम करने वाले लोगों को भी एक पत्रकार के रूप में मान्यता दी जाएगी जी। अभी तक की स्थिति ये थी कि इलेक्ट्रॉनिक मीडियम में भी काम करने वाले लोगों को वर्किंग जर्नलिस्ट एक्ट के तहत नहीं रखा गया था जी। अब सरकार की नई घोषणा के बाद वर्किंग जर्नलिस्ट एक्ट में इलेक्ट्रॉनिक मीडियम में काम करने वाले लोगों। पांडे जी आपको बीच में रोक रहा हूँ, प्रवीण खारीवाल जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, अध्यक्ष स्टेट प्रेस क्लब से। प्रवीण जी आपका बहुत बहुत स्वागत है स्वदेश न्यूज में। परमानंद जी आप अपनी बात पूरी करिए। पांडे जी। अच्छा, तो प्रवीण जी खारीवाल जी का मैं भी स्वागत करता हूँ, हमारे पुराने मित्र हैं जी। तो ये अच्छा लगा कि और इसमें इलेक्ट्रॉनिक मीडियम के साथ वेब पोर्टल के लोग भी शामिल किए गए हैं जी। अभी जो आप एक बात कह रहे हैं कि एक अधिमान्यता प्राप्त पत्रकार के पीछे 10 ऐसे पत्रकार होते हैं जो अधिमान्यता उनको नहीं मिली थी, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन से कहा जाता है कि आप एक आदमी का नाम भेजिए या 2 आदमी का नाम भेजिए, कितना बड़ा अखबार है उसके हिसाब से वहाँ अधिमान्यता दी जाती है जी। तो आप केवल 1 या 2 लोगों का अधिमान्यता हो जाने से तो काम पूरा चल नहीं जाएगा। तमाम सारे लोग काम करते हैं, उनके बारे में भी सोचना होगा। और आपने एक जो सवाल उठाया था कि मजीठिया की लड़ाई जो चल रही है, तो मजीठिया की लड़ाई केवल प्रिंट मीडियम तक सीमित थी। अब तो ये तो देखना होगा कि इलेक्ट्रॉनिक और वेब में काम करने वाले लोगों की संख्या ज्यादा है मनस्पत प्रिंट मीडियम में काम करने वाले लोग। इसलिए इनके लिए हमें खास तौर से लड़ाई लड़नी होगी। और इसमें आपको ये बताने में मुझे प्रसन्नता हो रही है कि हम लोगों ने इस चीज को लेकर के एक बार जंतर मंतर पर प्रदर्शन किया था और हम तो कई बार 2-3 बार यहाँ पार्लियामेंट्री अफेयर्स कमेटी बनती है जो लेबर पर बनी हुई है, मिस्टर महताब उसके अध्यक्ष हैं, वो हम लोग इस चीज को उठा चुके हैं और उन्होंने अब इसको शामिल कर लिया है। अब ये जो 4 कोड बिल लाए हैं लेबर कोड में, उस लेबर कोड में OSH में इसको भी शामिल कर लिया गया है कि वेब और इलेक्ट्रॉनिक में काम करने वाले लोग भी पत्रकारों की श्रेणी में आएंगे। हमको उम्मीद है कि इस बिल के आने के बाद, हालांकि इस बिल में बहुत खामियां हैं, लेकिन ये लागू होने के बाद 2-1 चीजें साफ हो जाएंगी कि जो वेब और वेब पोर्टल में काम करने वाले और इलेक्ट्रॉनिक मीडियम में काम करने वाले पत्रकार हैं, वो उनको भी उसी तरह की सुविधाएं मिलेंगी जो वर्किंग जर्नलिस्ट को मिलती रही है। बिल्कुल, प्रवीण जी जुड़े हुए हैं। प्रवीण जी, एक बड़ी बात जो है कहना चाहिए कि मध्य प्रदेश में जैसे कि कोरोना बैरियर भी नहीं माना है पत्रकारों को, और अगर कहा जाए कई ऐसे आदेश भी निकलेंगे जिसमें कलेक्टरों ने कहा है कि भाई जिसके पास अधिमान्यता वाला कार्ड है वही सड़कों पर निकलेगा। हालांकि इस बारे में कई बार जो मीडिया कर्मी हैं वो कलेक्टरों से बात भी की, उन्होंने कहा कि भाई ये क्या तरीका है, एक संस्थान में आप 4 से 5 लोगों को अधिमान्य करते हैं। लेकिन चलिए अधिमान्यता वाली बात अलग है, लेकिन एक और बड़ी बात है कि आप जिस तरीके से व्यवहार कर रहे हैं, जब आपको मीडिया की जरूरत होती है आप मीडिया के पास होते हैं, मीडिया को बुलाते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमारी जरूरत होती है, लेकिन जब हमें आपकी जरूरत होती है हमारे साथी, कहना चाहिए जिस तरीके से हम उनको खो रहे हैं, कई साथी हैं। अब तो ऐसा भी डर लगने लगा है कि अगर सोशल मीडिया पे किसी की तस्वीर दिखती है, भले ही उसके जन्मदिन की शुभकामनाएं देने को, तो एकदम से दिल बैठ जाता है उन्हें देख के कि भाई ये कुछ ऐसी खबर ना हो, एक डर लगने लगा है आजकल। प्रवीण खारीवाल जी, तो प्रवीण जी मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि ऐसा मध्य प्रदेश में क्यों पत्रकारों के हितों की बात नहीं हो रही है? जी नरेंद्र जी, अच्छा मुद्दा उठाया आपने। मैं इसमें थोड़ा सा पीछे जाना चाहूंगा जी। कोरोना से अलग हटके बीते वर्षों में यह हुआ है मध्य प्रदेश में जी, या देश में कई जगह हुआ होगा जी, कि अखबार मालिकों को ही समग्र मीडिया मान लिया गया है जी।
अखबार मालिक ही विज्ञापन डील करेंगे, अखबार मालिक ही खबरें मैनेज करेंगे, अखबार मालिक ही दिशा तय करेंगे राजनीति की जी। तो पत्रकारों की जो हैसियत थी वो शने शने कम होती चली गई, जिसके लिए मैं प्रबंधन को ही जिम्मेदार मानता हूँ। और अब ये हो गया है कुछ सालों से अखबार मतलब मालिक जी। और मालिक मतलब विज्ञापन, इस दो चरण पे आकर पूरा मामला निपट जाता है। आज मुख्यमंत्री हो या कोई भी मंत्री हो, उसको इस बात से नहीं फर्क पड़ता है कि आप कितने अच्छे सच्चे लेखक हो, पत्रकार होंगे आपका अखबार मालिक। प्रवीण जी, बीच में आपको रोक रहा हूँ, राघवेंद्र सिंह जी जुड़ गए हमारे साथ, वरिष्ठ पत्रकार भोपाल से। राघवेंद्र जी, अब बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रवीण जी, अब आप अपनी पूरी बात करिए। मेरी आवाज आ रही है आपको? बहुत धन्यवाद। जी जी जी, प्रवीण जी आप अपनी बात पूरी रखिए। राघवेंद्र जी का स्वागत कर रहा था मैं। जी प्रवीण जी, आप अपनी बात पूरी करिए। हाँ जी, मैं बोल रहा हूँ बिल्कुल। बीते कुछ वर्षों में सरकार और अखबार मालिकों का जो गठजोड़ बना है उसमें पत्रकार लुप्त हो गए हैं जी। सरकार और जनसंपर्क विभाग जो भी चाहता है वो मालिकों के माध्यम से तय करा लेता है और मालिक भी चरण वंदना करते हैं सरकार की जी। तो पत्रकार की जरूरत और पत्रकारों की आवश्यकता किसी सरकार को नहीं है, किसी मंत्री को नहीं है, किसी अफसर को नहीं है। हर कोई अखबार मालिक को उठाता है और मालिक मतलब विज्ञापन, विज्ञापन मतलब अखबार मालिक, और यहाँ पे पूरी दुनिया खत्म हो जा रही है। तो हम लोग ठगे से महसूस करते हैं जी। हम अपनी बात रखते हैं, अपनी मांग रखते हैं। कितनी मांगे मान ली गई आज तक? मुझे नहीं लगता। सालों से हम लोग भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर, सब दूर के पत्रकार बात उठाते हैं, मांगे रखते हैं जी। मांगों पर विचार तक नहीं किया जाता है, उस पर बैठक तक नहीं होती है। जो सरकार ने सोच लिया है बस वो फाइनल है। और सारा की सारा अखबारों का जनसंपर्क का बजट अखबारों के विज्ञापन में जाता है। हमारा ये कहना है ठीक है आप विज्ञापन दीजिए, वो भी एक बहुत जरूरी संसाधन है, हक है, लेकिन उसका कुछ प्रतिशत पत्रकारों पर तो खर्च कीजिए। जी। होता भी है थोड़ा बहुत, तो राजधानी के पत्रकारों को पत्रकार माना जाता है। आज पूरे मध्य प्रदेश में 30-40 हजार पत्रकार हैं जी। तो भाई उनकी तो कोई गिनती नहीं होती, उनको कोई लाभ ही नहीं मिलता, कभी उनके बारे में कभी सोचा ही नहीं जाता है जी। ये मान लिया जाता है कि उस जिले का जो नेता है वो देख ले यार भाई, उनको साल में 2-4 बार चाय नाश्ते करा देना, 1-8 बार खाना खिला देना, ये पत्रकारिता हो गई। तो बड़ा दुर्भाग्यशाली दौर है। और अभी हमारे इंदौर में 8-9 पत्रकारों का स्वर्गवास हो चुका है। कोरोना से लगभग 150 से ज्यादा पत्रकार इस समय संक्रमित हैं और हम लोगों ने प्रयास करे तो सरकार ने 4-4 लाख रुपए 2 पत्रकारों के लिए स्वीकृत करे हैं जी। मुझे लगता है कि ये ना काफी है जी। दूसरे विभाग, बिजली विभाग या अन्य विभाग के जो कोरोना योद्धा हैं उनके लिए 50 लाख 25 लाख रुपए दिए जा रहे हैं। तो लेकिन प्रवीण जी एक और बड़ी बात है, पत्रकारों की बात करने वाला भी कोई नहीं होता है। मुझे लगता है कि आज स्वदेश न्यूज बात कर रहा है, इसके पहले मुझे लगता है सालों से पत्रकारों के हित की बात हुई होगी। लगातार राघवेंद्र सिंह जी भी जुड़े हुए हैं हमारे पास। राघवेंद्र जी, एक बड़ी बात हो रही है, आज पत्रकारों के हितों की बात हो रही है, सभी पत्रकार जुड़े हुए हैं। राघवेंद्र जी, एक बड़ी बात है कि इतने कोरोना काल हो या इसके पहले भी कई पत्रकारों पे इस तरीके की आपदाएं आई हैं। आप भी ऐसे कई पत्रकारों को जानते होंगे जिनको मदद की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी और उस समय पे देखा जाए कि ना तो संस्थान सामने आए और ना ही सरकार सामने आई। तो ऐसे पत्रकारों के लिए अब क्या, मतलब आपका क्या मानना है? क्या लड़ाई होनी चाहिए या हमें सरकार से मांगे माननी चाहिए? जैसा कि प्रवीण जी बोल रहे थे कि कितनी मांगे मानी गई, ये भी बात हकीकत है कि कितनी मांगे आज तक मानी गई जो आगे मानी जाएंगी, लेकिन एक आपकी राय चाहिए इसमें पूरी जो पत्रकारों के हितों की बात है कि इसमें आखिरकार पत्रकार करें क्या? देखिए, मैं अपने साथी की बात से पूरी तरह सहमत हूँ, आपसे भी। इंदौर की भाषा में कहें तो भैया 200% सहमत हूँ, आपसे 1000%। जी। मेरा ये मानना है कि दुर्गति के लिए हम खुद ही सबसे ज्यादा जिम्मेदार हैं। जी। हम निबंध की बात नहीं करें क्योंकि निबंधात्मक में बात करूँ। 85 से मैं पत्रकारिता में आया। मैंने एक फेसबुक पर एक कमेंट आया था, उस पर कुछ टिप्पणी की थी। किसी नए साथी पत्रकार ने उस पर कुछ टिप्पणी की थी तो मुझे थोड़ा सा कड़वी बात लिखनी पड़ी। जी। वो बात जो है वो पूरी अपनी चर्चा का आधार हो सकती है। मैंने उसको लिखा कि भैया मैं 85 से जर्नलिज्म में हूँ और जब मैं पत्रकारिता में आया तब ये पत्रकारिता की स्थापना मंदिर में देवता के रूप में थी। जी बिल्कुल। और हमारे दौर में जब ये पत्रकारिता आई, जब हम इस पत्रकारिता को जी रहे थे, इसमें हमारा भी दोष है, तब ये मंदिर से निकल के मुजरे खाने तक पहुंची। और अब आज के दौर में जो जिनके हाथों में पत्रकारिता जा रही है, मैंने उसमें कहा कि मैं बहुत माफी के साथ कह रहा हूँ क्योंकि मैं खुद इसमें शामिल हूँ।
हमने पत्रकारिता को मुजरे खाने से निकालकर रेड लाइट एरिया में भेज दिया। जो बात हमारे साथी करते हैं, मैं उनकी बात का समर्थन करते हुए कह रहा हूँ कि अब पत्रकार नहीं है, अब या तो अखबार का मालिक है या फिर विज्ञापन वाला पत्रकार है। पत्रकार तो खत्म हो गया। पहले कभी 85 की हम बात करें तो 5% लोग ऐसी करते थे पत्रकारिता विज्ञापन वाली, जिसको आप दलाली का नाम भी दे सकते हैं। अब ऐसे 95% ये काम कर रहे हैं। तो हम तो खुद ही इस समय एक तरह से अपने आप को बहुत ठगा सा महसूस कर रहे हैं। और हो सकता है कि जो बात हमारे साथी ने आज कही है, आज से 10 साल बाद अगर ये कहेंगे तो लोग कहेंगे कि आप तो गप्पे हाँक रहे हैं, ऐसा कभी होता था क्या? जी। पत्रकारिता को तो वो वही समझ रहे हैं जो आज के जमाने में विज्ञापन की पत्रकारिता हो रही है। तो ऐसे दौर में कोई भी सरकार किसी पत्रकार का भला करेगी, इसकी संभावनाएं कम है, क्योंकि उनके आसपास जो जनसंपर्क अधिकारी हैं, जो उनके आसपास अखबार मालिकों का जो कागज है, वो कहता है कि आप तो बताइए कौन सी खबर छापती है और कौन सी रोकती है। खबर रुकवाई नहीं जाती थी। पहले होता यह था कि आप वर्जन दे दीजिए, आपका क्या वर्जन है, खबर तो जाएगी। तब पत्रकार की इज्जत होती थी, लोगों को डर होता था इस बात का कि सच्चाई सामने आएगी। अब असल में अखबार की दुनिया में वो सच उजागर होने का भय खत्म हो गया है, इसलिए पत्रकार की जो प्रतिष्ठा है वो अब 2 कौड़ी की बची है। इसलिए हम जब पत्रकारिता की बात करते हैं ना भाई साहब, तो ऐसा लगता है कि सिर्फ 2-5 लोग हैं जो इन बात को कर रहे हैं, बाकी 95% कर रहे हैं कि हम तो अपना भला खुद कर लेंगे, आप चिंता करिए। लेकिन राघवेंद्र जी कुछ तो करना होगा, क्योंकि आप चारों वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हुए हैं। अब मैं उसी पे आ रहा हूँ। दरअसल ये करने के लिए भोपाल की बात हम करें, इंदौर बड़ा शहर है, मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी है, जहाँ के 2 शहरों के पत्रकार कुछ जो भी तथाकथित है वो मदद कर देते हैं एक दूसरे की, सरकार पर थोड़ा सा दबाव बनाते हैं प्यार से मोहब्बत से। लेकिन इस सब के लिए हमको सत्य लिखने की जरूरत है और सरकार के सामने मालिकों को छोड़कर आंख मिला के बात करने की जरूरत है। अगर ऐसा करेंगे तो इस दौर में भी हम पत्रकारिता की मदद कर पाएंगे, इज्जत भी बचा पाएंगे। अब उसके लिए चाहे प्रेस क्लब साथ में आ जाए, पत्रकार संगठन साथ में आ जाए, भले ही 5% हो, लेकिन अच्छे पत्रकार अगर सीएम के पास जाएंगे, किसी के पास जाएंगे, तो वो जरा उनकी नजरों में इज्जत रहेगी और हमारी बात थोड़ा ध्यान से सुनकर वो काम करेंगे। बिल्कुल। कृष्ण मोहन जहाँ लगातार जुड़े हुए हैं, जहाँ साहब एक और बड़ी बात है कि आपने लगातार मैं कुछ दिनों से देख रहा हूँ, आप लगातार कहना चाहिए कि जब से कोरोना काल आया है, और कोरोना काल में इसके पहले भी आप लगातार पत्रकारों की लड़ाई लड़ते रहे। कोरोना काल में जो लोग अब नहीं रहे या उनका जो परिवार है, कई ऐसे पत्रकार हैं जिनको मैं जानता हूँ कि उनके छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको छोड़ के वो चले गए, अब नहीं हैं इस दुनिया में। उनके लिए आपने जैसे बात की है, आपने कई पत्र लिखे हैं, उसका कुछ जवाब अभी तक आया है सरकार की तरफ से? हमारे प्रयासों से, क्योंकि हम लोगों ने राजस्थान के मुख्यमंत्री को लिखा था तो उन्होंने 50 लाख की घोषणा करी है जी। उसी समय हमने हरियाणा में पत्र लिखा था तो वहाँ पे भी 10 लाख रुपए मंजूर किया गया जी। तो कुल मिलाकर के मध्य प्रदेश में जो हमारी अपेक्षा थी वो बिल्कुल पूरी नहीं हो पाई जी। प्रवीण जी कह रहे थे जी। प्रवीण जी, लगातार जैसे कि जहाँ साहब ने बताया कि मध्य प्रदेश में जो मांग है वो पूरी नहीं हो पाई है। इसके पहले भी जब सरकारें आती थी, कई मुख्यमंत्रियों ने तो मंच से खड़ा होकर बोल दिया है कि भाई आप लोग अब सुधर जाइए, इस तरीके से पत्रकारों के लिए शब्द बोले गए हैं। तो क्या मध्य प्रदेश में पत्रकारों की स्थिति अब दयनीय हो गई है प्रवीण जी? निश्चित तौर पर बिल्कुल दयनीय से भी यदि कोई आप शब्द यूज कर सकते तो उसको यूज कर सकते हैं। हाँ, अखबार मालिक समृद्ध होते जा रहे हैं, अखबार मालिक जो चाहते हैं वो करा लेते हैं जी। और बड़ा दुर्भाग्य काल है और इसमें जैसे राघवेंद्र सिंह जी ने कहा कि भैया हम सबको मिलकर कुछ लोग खड़े हों, हिम्मत से आंख में आंख डाल के बात करें तो निश्चित तौर पर मुझे लगता है कि कुछ तो बदलाव आएगा। ऐसा नहीं है कि अभी भी उम्मीद नहीं है, लेकिन हाँ उसके लिए कुछ जिम्मेदार और प्रभावी लोगों को मेरे ख्याल से आगे आना पड़ेगा। अब सरकार नहीं करती है तो फिर समाज है। इंदौर में हम लोग सामाजिक संगठनों से सहयोग लेके पिछले साल भी हम लोगों ने काम किया है, इस साल भी कर रहे हैं। तो भोपाल में भी सुरेश मल्होत्रा जी जैसे वरिष्ठ पत्रकार हैं जो मदद करने के लिए खड़े रहते हैं। प्रवीण जी, समय की कमी है, थोड़ा सा जल्दी से आप अपनी बात पूरी करिएगा फिर तो मैं मुझे लगता है कि कुछ लोग जो अभी भी इस व्यवस्था से नाखुश हैं या जज्बा है उनमें कुछ करने का, उनको संगठित होना चाहिए। और मुझे लगता है कि हम 10 लोग प्रभावशाली यदि मुख्यमंत्री के पास जाएंगे या जनसंपर्क आयुक्त प्रमुख सचिव के पास जाएंगे तो हमारी बात मानी ही जाएगी। बस सवाल ये है कि हम लोग एकजुट होकर एक फोरम पे
10 लोग यदि मध्य प्रदेश के इकट्ठे हो जाते हैं तो मुझे नहीं लगता कि कोई मना करेगा बात। पांडे जी, बहुत जल्दी से आप एक सवाल आपसे है कि इस तरीके से जो माहौल बना हुआ है अभी, उसके लिए क्या करना चाहिए पत्रकारों को, जो कि एक मंच हो, कई मंच हैं पत्रकारों के जहां से अलग अलग कहने संगठन बहुत सारे हैं, उसके लिए क्या सजेशन है आपका कि एक मंच हो तब पत्रकारों की बात हो पाएगी? मैं पहले शुरू में ही कह चुका हूं कि पत्रकारों को संगठित होना पड़ेगा, चाहे जितने मंच बना लें, लेकिन एक सामान्य मांग उठानी पड़ेगी कि पत्रकारों के हितों के बारे में सोचा जाए और उनके बारे में, और केवल इसमें सरकार से ही हमारी मांग नहीं होगी, बल्कि इसमें जो मालिक हैं मीडिया संस्थान के, अब मीडिया संस्थान सब जोड़िए क्योंकि केवल अखबार मालिक तक सीमित नहीं रह गई बात, उन सबको इसमें जोड़ करके और सबके लिए कुछ करना पड़ेगा कि जिससे पत्रकारों के हितों के लिए उनके ऊपर कोई संकट आता है तो वो खड़े हों, और ये इसके लिए अगुवाई केवल पत्रकार संगठनों को करनी पड़ेगी। प्रेस काउंसिल तो इस मामले में कुछ भी नहीं कर पाई है, इसलिए सारे पत्रकार संगठनों को संगठित होना पड़ेगा और पत्रकार संगठन चाहे कितने भी हों, एक कॉमन डिमांड उनको उठानी पड़ेगी, एक कॉमन मांग उठानी पड़ेगी और लेकर के सरकार के सामने और ये मीडिया मालिकों के सामने रखना। जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे चारों मेहमानों का। आज जो एक सार्थक बातचीत हुई है, और उसका सबसे कहना चाहिए कि इसका एक सीधा सा मतलब है कि अगर सभी पत्रकार संगठन और सभी पत्रकार साथी एक होंगे तभी ये पूरी लड़ाई हम लड़ पाएंगे, और जिस तरीके से हमने अपने साथियों को खोया है उनके परिवारों के लिए कुछ कर पाएंगे। आज की हमारी जो खास पेशकश थी उसमें चलती चक्की प्रेस की पिसता है इंसान, क्योंकि जिस तरीके से प्रेस में या जो मीडिया में लोग काम कर रहे हैं, कहीं ना कहीं वो अपने हितों की बात नहीं कर पा रहे हैं, वो सबके हितों की बात करते हैं, सबके दुख की बात करते हैं, अलग अलग मैसेजेस जो सरकार के हैं वो जनता तक पहुंचाते हैं, जनता की जो बातें हैं वो सरकार तक पहुंचाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो अपनी बातों को नहीं पहुंचा पाते हैं, क्योंकि ये बातें उनके दिल में दबके रह जाती हैं, और ऐसे उनके साथ अगर घटनाएं होती हैं तब वो अकेले खड़े होते हैं। इस पूरी खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए स्वदेश न्यूज।